दोस्तों आज हम देखेंगे नाटक का उद्भव एवं विकास, प्रमुख नाटककार और उनके प्रमुख नाटकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप जरूर दें। सबसे पहले नाटक का इतिहास देखते हैं। हिंदी में नौटंकी का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी में नाटक का आरंभ माना जाता है। उस काल के भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने लोक चेतना के विकास के लिए नाटकों की रचना की, इसलिए उस समय की सामाजिक समस्याओं को नाटकों में अभिव्यक्त होने का अच्छा अवसर मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, हिंदी में अव्यावसायिक साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगाहसन अमानत लखनवी के इंदर सभा नामक गीति रूपक से माना जा सकता है। पर सच तो यह है कि इंदर सभा की वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी। इसमें शामियाने के नीचे खुला स्टेज मतलब टेंट के नीचे खुला स्टेज रहता था। नौटंकी की तरह तीन ओर दर्शक बैठते थे। एक ओर तख्त पर राजा इंदर का आसन लगा दिया जाता था, साथ में परियों के लिए कुर्सियां रखी जाती थी। साजिंदों के पीछे एक लाल रंग का पर्दा लटका दिया जाता था। इसी के पीछे से पात्रों का प्रवेश कराया जाता था। राजा इंदर, परियां आदि पात्र एक बार आकर वहीं उपस्थित रहते थे। वे अपने संवाद बोलकर वापस नहीं जाते थे। उस समय नाट्यारंगन इतना लोकप्रिय हुआ कि अमानत की इंदर सभा के अनुकरण पर कई सभाएं रची गईं, जैसे मदारी लाल की इंदर सभा, दयाई इंदर सभा, हवाई इंदर सभा आदि। पारसी नाटक मंडलियों ने भी इन सभाओं और मजलिसे परिस्तान को अपनाया। ये रचनाएं नाटक नहीं थी और ना ही इनसे हिंदी का रंगमंच निर्मित हुआ। इसी से भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको नाटकाभास कहते थे। उन्होंने इनकी पैरोडी के रूप में बंदर सभा लिखी थी। हिंदी रंगमंच और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार भारतेंदु से पूर्व हिंदी रंगमंच और नाट्य रचना के व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक साहित्यिक प्रयास तो हुए, पर हिंदी का वास्तविक और स्थायी रंगमंच निर्मित और विकसित नहीं हो पाया था। 1850 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक हिंदी रंगमंच का उदय और प्रचार प्रसार तो हुआ, पर उसका सुरुचिपूर्ण विकास और स्थायी निर्माण नहीं हो सका था। पारसी नाटक मंडलियों के अतिरिक्त कुछ और भी छुटपुट व्यावसायिक मंडलियां विभिन्न स्थानों पर निर्मित हुईं, पर साहित्यिक सुरुचि संपन्नता का उनमें भी अभाव ही रहा। व्यावसायिक मंडलियों के प्रयत्न में हिंदी रंगमंच की जो रूपरेखा बनी थी, प्रचार और प्रसार का जो काम हुआ था तथा इनके कारण जो कुछ अच्छे नाटककार हिंदी को मिले थे, उस अवसर और परिस्थिति का लाभ नहीं उठाया जा सका था। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे हैं, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटककारों में रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह 1846 से 1911 के ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र के नहोश 1841 को अनेक विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। यहाँ यह जानना रोचक हो सकता है कि गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे।
गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। हिंदी के विशुद्ध साहित्यिक रंगमंच और नाट्य सृजन की परंपरा की दृष्टि से सन 1868 ईस्वी का बड़ा महत्व है। भारतेंदु के नाटक लेखन और मंचीकरण का श्री गणेश इसी वर्ष हुआ। इसके पूर्व ना तो पात्रों के प्रवेश, गमन, दृश्य योजना आदि से मुक्त कोई वास्तविक नाटक हिंदी में रचा गया था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र रचित नहुस तथा महाराज विश्वनाथ सिंह रचित आनंद रघुनंदन भी पूर्ण नाटक नहीं थे। ना पर्दों और दृश्यों आदि की योजना वाला विकसित रंगमंच ही निर्मित हुआ था। नाट्यारंग के अधिकतर प्रयास भी अभी तक मुंबई आदि हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही हुए थे और भाषा का स्वरूप भी हिंदी उर्दू का मिश्रित खिचड़ी रूप ही था। 3 अप्रैल सन 1868 को पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी रचित जानकी मंगल नाटक का अभिनय बनारस थिएटर में आयोजित किया था। कहते हैं कि जिस लड़के को लक्ष्मण का अभिनय पार्ट करना था वह अचानक उस दिन बीमार पड़ गया। लक्ष्मण के अभिनय की समस्या उपस्थित हो गई और उस दिन युवक भारतेंदु स्थिति को न संभालते तो नाट्य योजन स्थगित करना पड़ता। भारतेंदु ने 1-1.5 घंटे में ही न केवल लक्ष्मण की अपनी भूमिका याद कर ली अपितु पूरे जानकी मंगल नाटक को ही मस्तिष्क में जमा लिया। भारतेंदु ने अपने अभिजात्य की परवाह नहीं की। भारतेंदु के पश्चात के जो नाटक भारतेंदु पश्चात कौन कौन से थे इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य प्रयत्नों से हिंदी के साहित्यिक रंगकर्म और नाट्य लेखन की दृष्टि परंपरा चली, पर सन 1885 ईस्वी में भारतेंदु के निधन के पश्चात वह उत्साह कुछ मंद पड़ गया। 19वीं शती के अंतिम दशक में फिर कुछ छुटपुट प्रयास हुए। कई नाटक मंडलियों की स्थापना हुई, जैसे प्रयाग की श्री राम लीला नाटक मंडली तथा हिंदी नाट्य समिति। भारतेंदु जी के भतीजों श्री कृष्णचंद्र और श्री ब्रजचंद्र द्वारा काशी में स्थापित श्री भारतेंदु नाटक मंडली तथा काशी नागरी नाटक मंडली। इन नाटक मंडलियों के प्रयत्न से उस समय महाराणा प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, महाभारत, सुभद्रा हरण, भीष्म पितामह, बिल्व मंगल, संसार स्वप्न, कलियुग आदि अनेक नाटकों का अभिनय हुआ था। पर ये प्रयास भी बहुत दिन नहीं चल सके। धनाभाव तथा सरकारी और गैर सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में साहित्यिक रंगमंच की स्थापना के प्रयत्न कालांतर में सब सो गए। इन छुटपुट प्रयासों के अंतर्गत तत्कालीन साहित्यिक नाटकों का अभिनय हुआ और हिंदी में कुछ अच्छे रंगमंचानुकूल साहित्यिक नाटकों की रचना हुई। पारसी नाटक कंपनियों के दुष्प्रभाव का तो यह प्रयास अच्छा जवाब था, किंतु यह प्रयास था बहुत ही थोड़ा प्रयास था। दूसरे, इस साहित्यिक रंगांदोलन से भी हिंदी का रंगमंच विशेष विकसित नहीं हुआ, क्योंकि यह रंगमंच पारसी रंगमंच से विशेष भिन्न और विकसित भी नहीं था। वहीं पर्दों की योजना, वैसा ही दृश्य विधान और संगी आदि का प्रबंध रहता था। वैज्ञानिक साधनों से संपन्न घूमने वाले रंगमंच का विकास 19वीं सदी में नहीं हो सका था। ध्वनि यंत्र आदि की स्थापना के प्रयास भी हिंदी रंगमंच के विकास की दिशा में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं दे पाए। इनका यही लाभ हुआ कि पारसी नाटक कंपनियों के भ्रष्ट प्रचार को कुछ धक्का लगा तथा कुछ रंगमंचीय हिंदी नाटक प्रकाश में आए। 20वीं शताब्दी में नाटक का क्या महत्व है, क्या योगदान, क्या विकास हुआ। 20वीं शताब्दी
20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सिनेमा के आगमन ने पारसी रंगमंच को सर्वथा समाप्त कर दिया, पर अव्यावसायिक रंगमंच इधर उधर नए रूपों में जीवित रहा। अब हिंदी का रंगमंच केवल स्कूलों और कॉलेजों में ही है। हिंदी का रंगमंच केवल स्कूलों और कॉलेजों में ही है। यह रंगमंच बड़े नाटकों की अपेक्षा एकांकियों को अधिक अपनाकर चला। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो आज का दर्शक कम से कम समय में अपने मनोरंजन की पूर्ति करना चाहता है। दूसरे आयोजकों के लिए भी बड़े नाटक का प्रदर्शन यहाँ बहुत कठिनाई उत्पन्न करता है। वहाँ एकांकी का प्रदर्शन सरल है। रंगमंच, दृश्य विधान आदि एकांकी में सरल होते हैं। पात्र भी बहुत कम होते हैं। एकांकी में पात्र भी बहुत कम होते हैं। अतः सभी विद्यालयों, सांस्कृतिक आयोजनों आदि में आजकल एकांकियों का ही प्रदर्शन होता है। विद्यालयों और सांस्कृतिक आयोजनों में एकांकी का ही प्रदर्शन होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर आदि हमारे अनेक नाटककारों ने सुंदर अभिनय, उपयोगी एकांकी नाटकों तथा दीर्घ नाटकों की रचना की है। प्रसाद जी ने उच्च कोटि के साहित्यिक नाटक रचकर हिंदी नाटक साहित्य को समृद्ध किया था, पर अनेक नाटक रंगमंच पर कुछ कठिनाई उत्पन्न करते थे। फिर भी कुछ काट छांट के साथ प्रसाद जी के प्रायः सभी नाटकों का अभिनय हिंदी के अव्यावसायिक रंगमंच पर हुआ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इब्सन आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से उपर्युक्त प्रसादोत्तर आधुनिक नाटककारों ने कुछ बहुत सुंदर रंगमंचीय नाटकों की सृष्टि की। इन नाटककारों के अनेक पूरे नाटक भी रंगमंच पर प्रदर्शित हुए। स्वतंत्रता के पश्चात, अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात नाटकों का विकास और कैसे कैसे नाटक आगे बढ़ा। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी रंगमंच के स्थायी निर्माण की दिशा में अनेक सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्न हुए हैं। सरकार की ओर से भी कई गैर सरकारी संस्थाओं को रंगमंच की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता मिली है। पुरुषों के साथ साथ अब स्त्रियां भी अभिनय में भाग लेने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियां भी अभिनय में भाग लेने लगी थी। स्कूलों, कॉलेजों में कुछ अच्छे नाटकों का अब अच्छा प्रदर्शन होने लगा। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंध कुछ अच्छे स्थायी रंगमंच बने हैं। जैसे थिएटर सेंटर के तत्वावधान में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, शांति निकेतन आदि स्थानों पर स्थायी रंगमंच स्थापित हैं। केंद्रीय सरकार भी इस ओर से पर्याप्त ध्यान दे रही है, पर इन सर्वभाषीय रंगमंचों पर हिंदी भिखारिणी सी ही प्रतीत होती है। केंद्रीय सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की है, जिसमें अच्छे नाटककारों और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। व्यावसायिक रंगमंच के निर्माण के भी पिछले दिनों कुछ प्रयत्न हुए हैं। प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने कुछ वर्ष हुए पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। उन्होंने कई नाटक प्रस्तुत किए हैं, जैसे दीवार, गद्दार, पठान, कलाकार, आहुति आदि। धन की हानि उठाकर भी कुछ वर्ष इस कंपनी ने उत्साहपूर्वक अच्छा कार्य किया, पर इतने प्रयास पर भी बंबई, दिल्ली या किसी जगह हिंदी का स्थायी व्यावसायिक रंगमंच नहीं बन सका। इस मार्ग में कठिनाइयां हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हिंदी का सही तक अभी कोई रंगमंच नहीं बन सका है और बहुत सारी इसमें कठिनाइयां भी आई हैं।
तो चलिए अब देखते हैं 10 महत्वपूर्ण नाटक और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत है। सन 1881 में मात्र एक रात में लिखा गया नाटक आज भी उतना ही सामयिक और समकालीन है। बाल रंगमंच हो अथवा वयस्क रंगमंच, यह नाटक सभी तरह के दर्शकों में लोकप्रिय है। एक भ्रष्ट व्यवस्था और उसमें फंसाया जाता एक निरीह, क्या आज भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? ये नाटक हिंदी रंगमंच में सबसे ज्यादा मंचिल नाटकों में से एक है। ये बहुत ही अच्छा नाटक था। अगर आपको यह नाटक पढ़ने को मिले तो जरूर से जरूर एक बार इस नाटक को जरूर से पढ़िएगा। दूसरा है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। हिंदी रंगमंच में दलित पात्र, हिंदी रंगमंच में दलित पात्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी रंगमंच में दलित पात्र को केंद्र में रखकर लिखा गया बहुत सशक्त नाटक है। मुकदमे की कार्यवाही नाटक के शिल्प और संरचना को नाटकीय तनाव से भर देती है। तनीजा, तनीजा यह कि दर्शक बंधे से बैठे देखते रहते हैं। तीसरा नाटक है जिस लाहौर नहीं देखा। जिस लाहौर नहीं देखा असगर वजाहत द्वारा कृत नाटक है, जो कि 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये पहला नाटक है। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला नाटक जिस लाहौर नहीं देखा। कहानियों और उपन्यासों में भले ही यह कथ्य बार बार आता रहा हो, लेकिन नाटक में अपनी आंखों के सामने देखने वाले दर्शकों को इसका कथानक बेहद जकड़ लेता है। चौथा है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत नाटक है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण नाटक है। भले ही जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच के अनुकूल न माना गया हो, लेकिन ध्रुव स्वामिनी हमेशा से रंग कर्मियों के बीच चर्चा का विषय रहा है। बहुत ही अच्छा नाटक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। मात्र नाट्य मंडलियों के साथ ही नहीं, स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं के बीच भी इस नाटक का खूब मंचन हुआ है। इस नाटक की सबसे बड़ी बात है उसका कथ्य। यदि पति नपुंसक है तो उसे नकारने की पहल स्त्री की तरफ से होती है और इसमें धर्म और शास्त्र भी उसका समर्थन करते हैं। इसमें धर्म और शास्त्र भी उसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो उनका ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो भी बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण रंगमंचीय नाटक है। पांचवा है कबीरा खड़ा बाजार में। पांचवा नाटक कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी द्वारा कृत नाटक है। कबीर की जिंदगी, कबीर की कविता और उससे भी ज्यादा एक कलाकार, महात्मा और तत्कालीन व्यवस्था के बीच टकराव का चित्र है। ये नाटक इन सभी के बीच टकराव का चित्र है। आज के सांप्रदायिक दंगों और तनावों के बीच और भी सांप्रदायिक है ये नाटक। महाभोज, छठवां है महाभोज नाटक। मनु भंडारी द्वारा कृत नाटक है। भले ही पहले यह रचना एक उपन्यास के रूप में की गई, लेकिन बाद में एक नाटक के रूप में बेहद चर्चित और मंचित हुई। इसकी वजह वही है कि नेता लोग किस तरह चुनाव जीतने के लिए कथित रूप से निरीह लोगों की हत्या को भी हथियार बना लेते हैं, जैसा कि आजकल भी यही होता है। यह एक ऐसा कथ्य है जिसे हर आम आदमी ने भुगता और झेला है। आज के समाज में भी यही हो रहा है। अगला नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती द्वारा कृत नाटक है अंधा युग। महाभारत की कथा के बहाने से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विनाश, अनास्था और टूटते मूल्यों की महागाथा है इसमें। यहाँ तक कि ईश्वर की मृत्यु की घोषणा एक काव्य नाटक होने के बावजूद अंधा युग रंगमंच पर सबसे ज्यादा प्रस्तुत होने वाली कृति है। रंगमंच पर सबसे ज्यादा प्रस्तुत होने वाली कृति अंधा युग। अगला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा कृत नाटक है।
कलाकार अथवा रचनाकार के सामने सृजन या सत्ता में से किसी एक को चुनने का प्रश्न और फिर उसकी परिणति, यह एक ऐसा कथ्य था जिसने सभी रंगकर्मियों को झकझोर कर रख दिया। शायद ही कोई निर्देशक या कोई रंगमंडली होगी जिसने इस नाटक को ना खेला हो। यथार्थवाद का भारतीय स्वरूप क्या होना चाहिए, आषाढ़ का एक दिन उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। 9वां नाटक है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष द्वारा कृत नाटक है। आधुनिक शिक्षा पद्धति पर एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा के माध्यम से गहरा प्रहार किया गया है। एकलव्य नाटक में यही बताया गया है। एक और द्रोणाचार्य एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा के ऊपर है। इस नाटक में दो समानांतर प्रसंग एक साथ चलते हैं। एक प्रसंग महाभारत का है तो दूसरा आज के एक प्राध्यापक और उनके परिवार का प्रसंग है। एक और द्रोणाचार्य हमारे अपने रोजमर्रा के सरोकारों से जुड़ा एक सशक्त नाटक है। तो एक और द्रोणाचार्य जो कि हमारे जो शिक्षा पद्धति है उस पर आधारित है। किस तरह से एक और द्रोणाचार्य के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है बकरी नाटक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा कृत नाटक है। इस नाटक में 7वें दशक में रंगमंच में लोक तत्वों को लेकर लिखे गए नाटकों में से सबसे सफल और चर्चित नाटक रहा है। बकरी किसका नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इस नाटक में नौटंकी, लोक नाट्य शैली के गीत संगीत माध्यम से एक आधुनिक कथ्य की प्रस्तुति की गई है कि नेता लोग किस तरह जनता को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाते हैं। कैसे नेता लोग जनता को स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाते हैं। सर्वेश्वर जी का ये नाटक रंगकर्मियों और दर्शकों में समान रूप से लोकप्रिय है। दोस्तों अब देखते हैं नाटक और एकांकी में क्या अंतर होते हैं। पहला है, नाटक में मुख्य कथा वस्तु के साथ साथ गौड़ प्रसंग का भी समावेश होता है जो वृहद होता है, जबकि एकांकी में एक कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। इसमें कोई गौड़ प्रसंग नहीं होता है। दूसरा है, नाटक में अनेक अंग और अनेक पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंग और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। एक अंग होता है और पात्रों की संख्या भी एकांकी में सीमित होती है। तीसरा है, नाटक में एक से अधिक चरित्र होते हैं। नाटक में बहुत सारे चरित्र होते हैं जिनका विकास क्रमशः प्रकट किया जाता है, जबकि एकांकी में एक चरित्र होता है तो तत्काल प्रकट हो जाता है। अगला है, नाटक में कथावस्तु की विकास प्रक्रिया। नाटक में कथावस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद होती है, यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जबकि एकांकी में कथानक प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है। तो दोस्तों हमने नाटक के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। अब देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? प्रथम अभिनीत नाटक, प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? ए जानकी मंगल, बी नहुस, सी बकरी या फिर डी एक और द्रोणाचार्य। दोस्तों अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।